अभी हम यूनिट 12 रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज कर रहे हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन किस तरीके से एम्पावर कर सकता है, सशक्तिकरण कर सकता है मार्जिनलाइज लोगों का, जो लोग पिछड़े हुए हैं उस वर्ग का किस तरीके से। अब मार्जिनलाइज की जब हम बात करते हैं, स्पेशली जब इंडिया में हम कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा मतलब ये होता है कि इस लिस्ट में कौन कौन आएगा। सबसे पहले तो एसटी आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फिर शेड्यूल्ड कास्ट, एंड देन ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड या कास्ट। उसके बाद ओबीसी कास्ट में जितने लोग भी आ गए, उसके बाद विमेन, और विमेन और इन सारी कैटेगरी में तो जनरली मार्जिनलाइज इन्हीं को कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनलाइज इंडिया में कौन है। तो अगर हम बात कुछ ग्रुप जो होती है सोसाइटी में ऑटोमेटिकली मेन स्ट्रीम की हो जाती है। मेन स्ट्रीम की सेंस में कि उसके पास पैसा है, उसके पास पावर, प्रिविलेज, इस चीज़ों से एक्सेस है, ठीक है, उसके पास शक्ति है, वो जो भी चाहे वो कर सकता है और वो पावरफुल पोजीशन पे है। लेकिन कुछ एक वर्ग जो होता है वो कमज़ोर रह जाता है, जिसका शोषण होता है, वो डिप्राइव्ड रहता है, उसके पास एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है बेटर सामाजिक आर्थिक रिसोर्सेज तक, ठीक है ना, पैसे तक हो या स्टेटस हो गया समाज में। देखा है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से अगर आप गांव में जाएं तो आज भी कास्ट एक बहुत बड़ा स्टेटस है। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं ये बहुत मैटर करता है कि आपको किस प्रकार की इज्जत मिलेगी। अगर हम वुमेन की बात करें तो इनको यूनिवर्सली हम मार्जिनलाइज मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत देश में वुमेन की स्थिति खराब है, यूनिवर्सली यानी पूरे वर्ल्ड में औरतों को हमेशा पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है, क्योंकि बहुत सेंचुरीज से दुनिया में औरतों को एक्सप्लॉइट किया गया है और उनको इक्वल स्टेटस, इक्वल समानता पुरुषों के बराबर नहीं मिली है। बच्चों की भी स्थिति कई जगह खराब होती है, उनको भी आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल डिप्राइवेशन ऑफ मार्जिनलाइज। किस तरीके से जो एजुकेशन है, ठीक है, वो जो बेसिक एक नीड होती है जो हर इंसान को मिलनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पाती है पिछड़ा वर्ग या मार्जिनलाइज लोगों की तरह। देखिए, एजुकेशन का जो आइडिया है ना बहुत पुराना है। शिक्षा के बारे में बहुत सारे थिंकर्स, फिलोसोफर्स, बहुत सारे लोगों ने बात की है। और अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल जो थे वो इक्वालिटी के बारे में बहुत बात करते थे। वो मानते थे कि इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, और एजुकेशन या शिक्षा जो है कहीं ना कहीं समाज में समानता लाएगी, इक्वालिटी लाएगी, ऐसा भी विश्वास किया जाता है। लेकिन जो पब्लिक एजुकेशन है कि मतलब गवर्नमेंट का एफर्ट्स हो या सबको एजुकेशन मिले, सबको शिक्षा मिले, इसका आइडिया हम समाज में देखते हैं 19वीं सेंचुरी से 19वीं शताब्दी से देखने को मिलता है। इससे पहले ज़्यादातर लोग शिक्षा जो था वो लोग पर्सनल लेवल पे करते थे। मान लीजिए कि आप रिच हैं तो आपने कुछ टीचर्स को इकट्ठा किया, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद एक पब्लिक एजुकेशन की सबको एजुकेशन मिले, हर वर्ग को आता है आइडिया। उसके बाद ट्रेडिशनली तो ये कुछ ही लोगों तक मतलब था एजुकेशन, लेकिन धीरे धीरे कहा मतलब ऐसी बातें होने लगी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर वर्ग के लिए। अब ये मार्जिनलाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है इसको समझ लेते हैं, तो आपको पता चलेगा बेसिकली कि मार्जिनलाइज किसको कहते हैं या क्यों कहा जाता है, मतलब कोई किस तरीके से पिछड़ जाता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट एस्पेक्ट अगर हम देखें मार्जिनलाइजेशन का, तो वो इन्फीरियर लोकेशन हो सकता है। जो भी इंसान को हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं वो ऐसी जगह पे रह रहा हो, ऐसी पेरिफेरी पे रह रहा हो जहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती हो। मान लीजिए वो एक ऐसे गांव में रह रहा है जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, या मतलब ना हॉस्पिटल्स की सुविधा है, इस तरीके से है। मतलब जो रिच लोग हैं उनसे बहुत दूर की दुनिया में रह रहा है। रिच की दुनिया एकदम अलग है जो अमीर लोग हैं, और गरीबों की दुनिया एकदम अलग है, ठीक है, मतलब वो एकदम अलग दुनिया में रह रहा है। मान लीजिए कि शहरों में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं और हाई सोसाइटीज़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हवेलियाँ हैं, बट वहीं पे आप देखेंगे कि स्लम का एक एरिया है जहाँ पे ये मार्जिनलाइज लोग रह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की उनकी स्थिति होती है। सेकेंड एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे सोशल एक्सक्लूजन, जो समाज है उसका हिस्सा उनको नहीं माना जाता है। मान लीजिए कि उनको समाज में समानता नहीं प्राप्त होती है, ना उनके पास उस तरीके से पावर है, वो किसी को फ़ोन कॉल करके कुछ कर नहीं सकते, वो किसी को फ़ोन कॉल करके अपने बच्चे का मतलब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं करवा सकते। इवन वो नॉर्मल स्कूल में भी जाते हैं तो उनको दौड़ाया जाता है कि आप ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो उनके पास बेसिकली शक्ति नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, वो किसी को प्रभावित या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ठीक है। और
इन सब कारणों की वजह से, इन दो एस्पेक्ट की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते इकोनॉमिक और सोशल और सिविक लाइफ में। यानी अब मान लीजिए आपके पास पावर नहीं है, आप एकदम पिछड़ा वर्ग, मतलब पिछड़े एरिया से, पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली पैसे की कमी होगी, फिर आपकी समाज में भी इज्जत कम होगी, और हर चीज़ में आपको मतलब किसी भी टाइप का रिसोर्स हो, किसी भी टाइप का मतलब समाज में संसाधन हो, ठीक है, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। आपकी जो जीवन शैली होगी, आपका लाइफस्टाइल भी होगा, वो उस तरह का नहीं होगा। आपने देखा होगा, स्लम इमेजिन करिए दिमाग में, या एक छोटा सा गांव इमेजिन करिए जहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, ना हॉस्पिटल है, ना रहने के लिए जगह है, ना ढंग का पानी है, ना खाने की चीज़ें। तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ है, मतलब कुछ भी नहीं है, आपकी जीवन शैली ना के बराबर है। तो इसी को हम सोशली डिसएडवांटेज्ड या मार्जिनलाइज कह देते हैं। अगर हम वैदिक सिस्टम की बात करें तो उस टाइम पे एजुकेशन जो लिंक था वो बहुत ज़्यादा कास्ट और जेंडर से संबंधित था। यानी किसको शिक्षा प्राप्त होगी वो डिसाइड करता था कि आप किस कास्ट से हैं और आप किस जेंडर से हैं, महिला हैं कि पुरुष हैं। महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उसके बाद ज़्यादातर मेल ब्राह्मण्स को ही शिक्षा प्राप्त होती थी। ब्राह्मण सबसे टॉप पे थे और पुरुष थे तो उनको शिक्षा दी जाती थी। और माना जाता था कि जो संस्कृत में किताबें हैं जो बहुत पवित्र हैं, वो हर कोई नहीं पढ़ना चाहिए, और ये बहुत ही प्योर है। जैसे कि आपको पता होगा कि जाति में अपवित्रता और पवित्रता, प्योर एंड पोल्यूशन का आइडिया है, वैसे किताबों और हर चीज़ से लेके था। तो संस्कृत की किताबों को बहुत प्योर माना जाता था, और माना जाता था कि ब्राह्मण के अलावा इसे कोई नहीं पढ़ना चाहिए। कहीं कहीं हमें केसेस देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे लोअर क्लासेस को थोड़ा बहुत अलाउड था कि वो इस तरीके की किताबें पढ़ सके जो पवित्र नहीं है, धर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित नहीं है, वो किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन एजुकेशन मतलब ना ही था, एजुकेशन तो नहीं मिल रहा था, ना लोअर कास्ट को ना वेमेन को, दोनों का कैटेगरी एक ही था। ठीक है, भले आप किसी भी उच्च वर्ग से भी आती हो पर आपको शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। ब्रिटिशर्स जब भारत में आते हैं तो थोड़ी बहुत स्थिति इधर उधर होती है, कुछ बहुत चेंज नहीं होता है। तो ब्रिटिश आते हैं तो ब्रिटिश का एक एजुकेशन सिस्टम लाते हैं, बट वही था कि ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम कोई रियल एजुकेशन सिस्टम हम नहीं कह सकते। स्कूल यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं बट वो लोग फोकस करते हैं कि थोड़ा प्राइमरी एजुकेशन वगैरह मिल जाए, अपने लिए वो कलर इख्तियार करते हैं। अगर आप सिंपली समझे, कोई बहुत ज़्यादा इंडिया का विकास करने के लिए उनका शिक्षा नहीं होता। गांधी जी का एक आइडिया होता है जिसको नई तालीम का आइडिया भी कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि हम इस प्रकार का प्राइमरी एजुकेशन दें बच्चों को जहाँ पे हर मतलब आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, और औरत हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। और शिक्षा स्किल ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी बच्चे को कोई स्किल सिखाया जाए पढ़ने के साथ। तो इनका ये आइडिया होता है, लेकिन ऑफ कोर्स नहीं चलता, तो आपको पता होगा, वरना चलता तो हम सबको पास स्किल्स होते। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनता है, जब संविधान हमारा बनता है, तो इंडिया को पता चलता है कि हमें एक्चुअली अपने समाज में जो लोग हैं उनकी स्थिति सुधारनी है, समाज में असमानता जो है उसको दूर करके समानता लानी है, सोशल मोबिलिटी चाहिए बेसिकली। तो वो लोग कोशिश करते हैं अपनी पूरी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न हो जो लोगों को या स्टेट को या गवर्नमेंट को मजबूर करे कि फ्री और फेयर एक्सेस हो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में। यानी हर व्यक्ति का, हर बच्चे का एक्सेस हो कि वो पढ़ाई कर सकता है, स्कूल जा सकता है। ठीक है, आपको पता होगा 21A जो है हमारा राइट टू एजुकेशन कहता है कि 14 साल तक के बच्चों को पढ़ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारे इंडिया में दिया जाता है। ठीक है, वो बाद में आया तो ये शुरुआत की बातें की जा रही है। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, यानी जब भारत में आज़ादी हो गई, तो हमने देखा कि बहुत सारा अटेंशन मिलने लगा यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को। एजुकेशन के बारे में लोग मतलब अलग अलग कमिटीज़ आई, प्लानर्स आए, और वो डिसाइड किए कि एजुकेशन कैसा होगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की भी अगर हम बात करें तो वो बात करता है कि इक्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में सबको मिलनी चाहिए, यानी शिक्षा का जो अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए। और वीकर सेक्शन के लिए ऐसे सिस्टम होने चाहिए कि जिससे वीकर सेक्शन का जो सिस्टम होना चाहिए कि वीकर सेक्शन का जो होता है पहुंच, वो एजुकेशन तक होना चाहिए। स्पेशली विमेन हो गई, ST SCs हो गए, इनको कंपलसरी एजुकेशन और फ्री प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए कि वो पहुंच सके, वो अपने उसको लाइफ स्टैंडर्ड को और लाइफ को सुधार सके। आर्टिकल 15 की बात करें तो एक ऐसे समाज की बात करता है कि जहाँ पे इगैलिटेरियन एक आइडिया हो, यानी जो सोसाइटी है वहाँ पे असमानता ना हो, बराबरी आए। ठीक है, हर प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव आप किसी से नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म का है, किसी रेस का है, किसी कास्ट का है, किसी सेक्स का है, और किसी प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किसी भी ग्राउंड्स पे कि हम दोनों का जाति सेम नहीं है,
सेक्स सेम नहीं है, मेल और फीमेल है, या ये पर्टिकुलर जगह पे पैदा हुआ है, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 46 की, तो वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट, यानी स्टेट की जब भी बात आती है, इसका सिंपली मतलब ये होता है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इंश्योर करेगा कि जो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी जो पिछड़ा वर्ग है, उसका शिक्षा भी और आर्थिक लेवल पे भी डेवलपमेंट होगा, और उनको हर प्रकार के मतलब एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जाएगा। वहीं पे आर्टिकल 45 की अगर हम बात करें, वैसे ये आर्टिकल 46 एंड 45 जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है, बट अब इसको इन्फोर्सेबल हमने कर दिया गया है। जैसे कि हमने 21A दे दिया ना, तो 21A में राइट टू एजुकेशन है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 45 में बात की गई थी कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट था, वो स्टेट कोशिश करेगा कि 10 ईयर्स के अंदर, मतलब जब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके 10 सालों के अंदर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करे, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक, या 14 साल तक के हो जाए तब तक, ठीक है। तो वो हमारा 21A में मिलता है, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद लिटरेसी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि लिटरेसी रेट इस देश की कितनी है, 60%, 70%। तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि एक इंसान की एबिलिटी क्या, रीडिंग और राइटिंग की, ठीक है, उसको पढ़ने और लिखने आता है, लेकिन सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं होता, इतना कि वो एक सोसाइटी में फंक्शन कर सके, एक सोसाइटी में नॉर्मली रह सके। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी है, एक ये एक तरीके से दर्शाता है, हमें दिखाता भी है कि एक देश का या एक कम्युनिटी का या एक पॉपुलेशन का कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं और कितने मतलब शिक्षित वर्ग है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये लिटरेसी आएगी कैसे, तो लिटरेसी के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें लिटरेसी चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल एंड एजुकेशन चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी इसके बीच में, एजुकेशन के बीच में क्या दीवार आती है, वो हमारी होती है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस टू स्कूल। सबसे बड़ी हमारी समस्या आती है एक्सेस टू स्कूल या ऑफ स्कूल्स, कि स्कूल तक पहुंच ही नहीं है। अब इसमें भी दो पॉइंट है कि स्कूल तक क्यों नहीं पहुंचे। फर्स्ट ये है कि फिजिकल एक्सिस्टेंस, कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में रह रहे हैं, वहाँ स्कूल है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे एरिया थे, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे जहाँ पे स्कूल था नहीं। गवर्नमेंट ने कोशिश किया एंड रूल बनाया कि 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर में कम से कम स्कूल्स होने चाहिए, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। प्राइमरी 1 किलोमीटर, मान लीजिए कि कोई एक गांव है पर्टिकुलर, तो उसके 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। और अपर प्राइमरी स्कूल जो होता है, जहाँ 6 करते हैं, 6 से 12th करते हैं, वहाँ वो होना चाहिए 3 किलोमीटर के अंदर, हर विलेज के पास। ये रूल गवर्नमेंट ने बनाया। सेकेंड इशू ये आती है कि सोशल एक्सेसिबिलिटी तो हो गई स्कूल तक, ठीक है, लेकिन क्या सब ग्रुप वहाँ तक स्कूल तक पहुँच पा रहे हैं। सब ग्रुप का मतलब यह है सब लोग पहुँच पा रहे हैं। जो लोग पहले से ही मार्जिनलाइज हैं, उनको वहां तक पहुंचने में बहुत डिफिकल्टी होगी। मान लीजिए वो पहुंच भी गए तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कई बार ये होता है कि जो ST SC से बच्चे आते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, उनके पास कोई पहले से कोई एजुकेशन, कोई गाइडेंस नहीं होती। तो ये चीजें भी हैं, ठीक है। एजुकेशन स्टेटस ऑफ दलित्स हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।